वेलकम ऑल ऑफ यू। इंडिया ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास को लेकर के आज हम डिस्कस करेंगे प्रायद्वीपीय पठार के दक्षिण हिस्से के बारे में। पूर्व के संदर्भ में थोड़ा बेसिक समझ लें कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, ताकि हमारे दिमाग में एक सिनेरियो सेट हो जाए। हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ रहे हैं। प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे बड़ा भौगोलिक स्वरूप 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ भारत का सबसे प्राचीनतम भौगोलिक स्वरूप गोंडवाना लैंड का हिस्सा। दो भागों में इसको क्लासिफिकेशन किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक तो उत्तरी उच्च भूमि या मध्यवर्ती उच्च भूमि कह सकते हैं, और दूसरा दक्कन का पठार। पिछली क्लास में मध्यवर्ती उच्च भूमि के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ा, फिर याद दिला देता हूँ। मध्यवर्ती उच्च भूमि में अरावली आती है, अरावली के बाद मालवा का पठार आता है, अरावली और मालवा के पठार के साथ राजस्थान की पूर्वी मैदानी भूमि भी आती है, या राजस्थान की पूर्वी उच्च भूमि भी आती है। उसके बाद विंध्याचल आता है, विंध्याचल के बाद बघेलखंड और बुंदेलखंड का पठार आता है, फिर छोटा नागपुर का पठार आता है, और फिर शिलांग का पठार, यानी मेघालय का पठार या शिलांग का पठार। ये आते हैं उत्तरी उच्च भूमि में या मध्यवर्ती उच्च भूमि में। आज हम दक्कन के पठार के बारे में पढ़ेंगे, जो प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिण हिस्सा है। और दक्कन के पठार में हम मुख्य रूप से सतपुड़ा की पहाड़ियों को पढ़ेंगे, महाराष्ट्र के पठार को पढ़ेंगे, आंध्र प्रदेश अर्थात रायलसीमा और तेलंगाना के पठार को पढ़ेंगे। इसी के अंदर हम महानदी बेसिन पढ़ेंगे, उड़ीसा की उच्च भूमि पढ़ेंगे और दंडकारण्य क्षेत्र पढ़ेंगे। इसके अलावा, हालांकि आज की क्लास में ये इतना पढ़ेंगे, उसके बाद दो चीजें दक्कन के पठार की ओर सेंस रहेगी। वो रहेगा पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। यदि समय रहा तो आज की क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो हम अगली क्लास में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही अच्छा आपका रेस्पॉन्स है, और जहाँ तक मुझे विश्वास है आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं, आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। मैक्सिमम ज्योग्राफी का, इंडिया ज्योग्राफी का मैक्सिमम चैप्टर हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतर है कि आप हमें रेस्पॉन्स दीजिए, और आप रेस्पॉन्स देने का मतलब ये है कि मैं आपका बायोडाटा देख रहा हूँ, कौन विद्यार्थी कितना पढ़ रहा है। कुछ विद्यार्थियों का जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो अभी भी लो है। मैं चाहता हूं कि केवल आप कोर्स खरीद करके और इतिश्री कर लेने से आप अपने टारगेट में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए मैं ज़्यादा इस क्लास पर बात नहीं करूंगा, आप अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट बढ़ाइए, ताकि मुझे कुछ रिजल्ट मिलेगा तो मैं भी खुश होऊंगा कि अपना जो प्रयास है वो प्रयास सफल हो रहा है। देखिए, सीधे हम हमारे चैप्टर पे आ जाते हैं। पूर्व में अपन ने क्लासिफिकेशन किया था प्रायद्वीपीय पठार का इस तरीके से, दो भागों में। एक तो मध्यवर्ती उच्च भूमि, ये मध्यवर्ती उच्च भूमि थी जिसमें अरावली पूर्वी राजस्थान की उच्च भूमि, मालवा पठार, बुंदेलखंड, विंध्याचल, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर, मेघालय का पठार। ये चीजें हमने पूर्व की क्लास में पढ़ ली थी। आज हमें सतपुड़ा सरणी, महाराष्ट्र पठार, महानदी बेसिन, उड़ीसा उच्च भूमि, दंडकारण्य, तेलंगाना, तमिलनाडु का पठार, ये इतने तक पढ़ना है। अगली क्लास में हम पश्चिम घाट और पूर्वी घाट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लेट अस गो, अपन सीधा एक पहले मैं मानचित्र में आपको दिखा देता हूं कौन सी चीज कहाँ है, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। जैसे हम सतपुड़ा रेंज की बात करते हैं तो ये विंध्यन रेंज के नीचे मिलेगा, ये विंध्यन रेंज है, और इसके नीचे ये मिलेगी सतपुड़ा। विंध्यन और सतपुड़ा, इन दोनों के बीच में नर्मदा चलती है, और सतपुड़ा के दक्षिण में चलती है ताप्ती। सतपुड़ा के नीचे पड़ती है अजंता की श्रेणी। ये जैसे यहाँ अजंता की आई हुई है, सतपुड़ा काफी बड़ी है, इसमें थोड़ा सा अजंता को नीचे बताया है। इनके बीच में चलती है ताप्ती श्रेणी, अजंता और सतमाला, इन दोनों पहाड़ियों के नीचे। तो यूं देखें तो सतपुड़ा एक प्रकार का ब्रंसोत पर्वत है। ब्रंसोत पर्वत होने का मतलब ये हुआ कि उनके दोनों तरफ फाट घाटियां हैं।
तो मे भी पॉसिबल ये हो सकता है कि दो फाल्ट घाटियों के बीच में ऊपर उठा हुआ क्षेत्र है, वो पर्वत है, तो वो एक प्रकार का भ्रंश पर्वत है। विंध्यन पर्वत भ्रंश पर्वत नहीं हो सकता, क्योंकि विंध्यन के एक तरफ फाल्ट है, दूसरी तरफ फाल्ट नहीं है। जैसे विंध्यन है, ये यहाँ तो है, इसके दक्षिण में तो फाल्ट चलो अपन नर्मदा की मान लेते हैं, लेकिन उत्तर में फाल्ट नहीं है, इसलिए वो भ्रंश पर्वत का उदाहरण नहीं आता है, बल्कि सतपुड़ा में भ्रंश पर्वत का उदाहरण देखा जा सकता है। इसके अलावा देखो, सतपुड़ा हो गया, उसके बाद ये जो महाराष्ट्र का एरिया है, इसको महाराष्ट्र का पठार कहते हैं। ये महाराष्ट्र का पठार है, काफी बड़ा, यूं समझ लें थोड़ा गोदावरी घाटी का ये क्षेत्र, ये पूरा महाराष्ट्र पठार में आ जाएगा, जिसमें महाराष्ट्र का हिस्सा आ जाएगा और कुछ मध्य प्रदेश का हिस्सा भी आ जाएगा। उसके बाद ये तमिलनाडु का पठार है, तमिलनाडु और कर्नाटका का पठार कह दें। ये तेलंगाना का हो गया, तेलंगाना में, और कुछ आंध्रा का रायलसीमा क्षेत्र भी इसमें आ गया। छत्तीसगढ़ का मैदान, ये आपका वो है महानदी का बेसिन, और उसके यहीं पर आपको ओडिशा की उच्च भूमि मिलेगी, और नीचे छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश, इनका जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो दंडकारणीय भूमि है। ये हो गया पश्चिमी घाट और ये हो गया पूर्वी घाट। ये थोड़ा सा सिनेरियो हमारे दिमाग में बैठ जाए कि कौन चीज कहाँ स्थित है। अब हम सीधा दक्कन के पठार के एनालिसिस के बारे में आ जाएं, विश्लेषण के बारे में आ जाएं। तो आप थोड़ा बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं मैं। हेडिंग डालिए दक्कन का पठार, दक्कन का पठार। प्यारे विद्यार्थियों, कभी कभार हम प्रायद्वीपीय पठार को दक्कन का पठार मान बैठते हैं। जहां तक मैं समझता हूं थोड़ी हम गलती करते हैं। प्रायद्वीपीय पठार में सारा आता है, दक्कन का पठार प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिण भाग है, ये आपको ध्यान रखना है। थोड़ा इसके बारे में लिख लें, दक्कन का पठार। हमारे दिमाग में एक सिनेरियो ये सेट होना चाहिए कि ये कौन कौन से स्टेटों के अंदर पाया जाता है। तो इनके स्टेट लिख दीजिए। महाराष्ट्र में होगा, मध्य प्रदेश में होगा, फिर आगे छत्तीसगढ़ में होगा, फिर उड़ीसा में होगा, आंध्र प्रदेश में होगा, तेलंगाना में होगा, तमिलनाडु में होगा और कर्नाटक में होगा। जो मैंने आपको नाम बताए वो नाम आप नोट कर लीजिए, यहाँ दक्कन का पठार मिलेगा। वैसे केरला में भी है, पश्चिम घाट के संदर्भ में केरला में भी दक्कन के पठार का हिस्सा पाया जाता है, और गोवा स्टेट के अंदर। ये तो हो गया स्टेट्स कि कौन से इसमें स्टेट पाए जाते हैं। नेक्स्ट लिखिए, ये एक त्रिभुजाकार पठार है। वैसे आकृति के बारे में बड़े बच्चे सब जानते हैं, बल्कि जो छोटे कुछ सीनियर के बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो उन्हें ये पता होना चाहिए कि इनकी आकृति है वो त्रिभुजाकार है। और ये जो पूरा का पूरा प्रदेश है, इसमें मोटे मोटे रूप से कौन जुड़ा हुआ है ये मैंने पूर्व में भी आपको बता दिया, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। बड़े अर्थों में मैं अब बता देता हूँ। सतपुड़ा हो गया, महाराष्ट्र का पठार हो गया, कर्नाटक का पठार हो गया, तमिलनाडु का पठार हो गया, रायलसीमा का पठार हो गया और तेलंगाना का पठार हो गया। महानदी बेसिन यानी छत्तीसगढ़ का मैदान या छत्तीसगढ़ का पठार हो गया, ओडिशा का पठार या ओडिशा की उच्च भूमि हो गई, और दंडकारण्य। ये क्षेत्र मिल करके दक्कन के पठार का निर्माण करते हैं। आगे लिखिए, ये 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है। इसका जो विस्तार है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर है। ये केवल दक्कन के पठार का विस्तार है। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में ये है, और करीबन 8 से 9 लाख वर्ग किलोमीटर के अंदर जो हमारी मध्यवर्ती उच्च भूमि है वो फैली हुई है। ये अधिकांश क्षेत्र में लावा निक्षेप चट्टानें पाई जाती हैं। अधिकांश इसका क्षेत्र है वो लावा निक्षेप से निर्मित है। तो अपन यूं कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का ज्वालामुखी या लावा पठार का उदाहरण भी है। आप फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर पठारों के एग्जाम्पल पढ़ते हैं, पठारों के प्रकार के, तो उत्पत्ति के आधार पे पठार कई प्रकार के होते हैं। उसमें एक प्रकार आता है ज्वालामुखी पठार या लावा पठार। मैंने पूर्व में भी आपको बताया था, दक्षिण भारत का जो पठारी इलाका है वो मूल गोंडवाना लैंड की भूमि है। बहुत प्राचीन पठार है,
क्रिटेशियस काल लगभग अपन कह सकते हैं आज से 14.5 करोड़ वर्ष पहले से लेकर के 6.5 करोड़ वर्ष पहले तक का जो टाइम पीरियड है क्रिटेशियस काल, उस काल में दुनिया में बड़ी मात्रा में ज्वालामुखी उद्गार हुए। तो उस समय के उद्गारों के प्रमाण दक्षिण भारत में भी मिलते हैं। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन भागों के अंदर ज्वालामुखी के मेग्मा के निक्षेप पाए जाते हैं, जो परत दर परत है, जिसको ट्रेप कहते हैं। ट्रेप मतलब सीढ़ी है। पहला विस्तार थोड़ा चौड़ा था, ज्यादा था, उसके बाद वाले विस्तार में थोड़ी कमी आई, फिर उसके बाद ऊपर विस्तार हुआ, उसमें कमी आई। इस तरीके से ट्रेपेन पाई जाती है, सीढ़ियां पाई जाती है लावा की। और लावा के इस निक्षेप को दक्कन ट्रेप कहते हैं, यानी दक्षिण के अंदर पाई जाने वाली ट्रेप। तो ये क्रिटेशियस काल में लावा से निर्मित है, अर्थात ज्वालामुखी के मेग्मा के जमाव से निर्मित है। तो हम अच्छी तरीके से इसको लावा निक्षेपित कह सकते हैं। यहाँ तक कि कई कई क्षेत्र जैसे महाराष्ट्र का इलाका है, वहां तो 2000 मीटर लावा की परतें पाई जाती है, यानी 2000 मीटर की गहराई तक लावा की परतें हैं। ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया था, लावा की तहें कितनी गहरी है, तो आपको ध्यान रखना लगभग 2000 मीटर से अधिक गहरी है। एक ध्यान रखना, यह जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि ये ज्वालामुखी के लावे से जमी है, तो वहां जीवाश्म होने के प्रमाण जो जीवाश्म होने की संभावना है वो गौण हो जाती है, नगण्य हो जाती है। और विशेष करके ये आग्नेय चट्टान है, तो आग्नेय चट्टान तो जीवावशेष विहीन ही होती है, आपको पता है। उसके बाद एक चीज लिखी, इसमें कौन से खनिज बहुतायत पाए जाते हैं, ये भी एक बार प्रश्न पूछा गया था। लिखो ग्रेनाइट, निस, बेसाल्ट, चूना पत्थर व क्वार्ट्ज। ग्रेनाइट मिलेगा, निस मिलेगा, बेसाल्ट मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा और क्वार्ट्ज मिलेगा। ये चट्टानें या ये खनिज यहाँ बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। आगे बात समझ में। अब हम इसका क्लासिफिकेशन करते हैं। ये तो इनकी बेसिक जानकारी है, क्या प्रश्न बन सकते हैं जो मुझे संभावना बन रही थी वो चीजें मैंने आपको बताई। अब हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आप हेडिंग डाल दो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। पहला जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो सतपुड़ा के बारे में पढ़ेंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी या सतपुड़ा श्रेणी मैंने मानचित्र पे आपको बता दी है, बहुत लंबी पर्वत श्रेणी है। ये गुजरात से ये शुरू होती है और छोटा नागपुर के पठार तक ये जाती है। तो आप इसमें लिखिए, ये एक प्रकार की ब्लॉक पर्वत श्रेणी है, ब्लॉक या ब्रंसौत पर्वत श्रेणी है। ये एक ब्लॉक या ब्लॉक ऑब्लिक ब्रंसौत पर्वत श्रेणी है, जो नर्मदा व ताप्ती की घाटियों के मध्य मिलती है। जो नर्मदा व ताप्ती की घाटियों के मध्य स्थित है, ऐसे लिख दो। समझ में आ गया। ये ब्रंसौत पर्वत क्या है, ज्योग्राफी के स्टूडेंट अच्छी तरीके से जानते हैं। जब किसी क्षेत्र में दो फाल्ट आ जाती, दो भ्रंश आ जाती है, तो या तो उस दो भ्रंश के साइड के भाग नीचे बैठ जाते हैं या बीच का भाग ऊपर उठ जाता है। उस कंडीशन में ऊपर उठा हुआ भाग है वो एक पर्वत का एग्जाम्पल कहलाता है। ऐसे पर्वत को ब्रंसौत या ब्लॉक पर्वत कहते हैं। और हमारे जो सतपुड़ा का पर्वत है, इसके संदर्भ में अपन देखें तो दोनों तरफ फाल्ट के दोनों तरफ का भाग नीचे बैठा है। एक तरफ नर्मदा की घाटी बनी है और दूसरी तरफ ताप्ती की घाटी बनी है। तो ये बीच का भाग ऊपर उठा हुआ है, इसको सतपुड़ा पर्वत कहते हैं। ये ब्रंसौत पर्वत है। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए, पश्चिम में राजपीपला पहाड़ियों से लेकर पश्चिम में, देखो इस सतपुड़ा का जो पश्चिम भाग है वो है राजपीपला पहाड़ियां। राजपीपला पहाड़ियां, ये प्रश्न भी एक बार पूछा गया था। उसके बाद पूर्व और उत्तर पूर्व में इसका नाम है सतपुड़ा। आगे जाएंगे तो इसका नाम होगा सतपुड़ा, मूल रूप से मध्य प्रदेश के अंदर।
गुजरात के अंदर इसे राजपीपला कहेंगे, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा कहेंगे, और आगे महादेव व मेकाल की पहाड़ियों के रूप में पाया जाता है। आगे महादेव व मेकाल की पहाड़ियों के रूप में पाया जाता है। तो इनका एक सीक्वेंस, एक क्रम बन गया। मैं मानचित्र पे आपको ढंग से दिखाता हूं। इस मानचित्र में होगा, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। ज्योग्राफी की चीज को जितना मानचित्र से समझेंगे उतना बेटर रहेगा। देखो ये सतपुड़ा है, और यहाँ ये गुजरात के अंदर ये तो है राजपीपला। उसके बाद आगे जाओगे तो ये आएगा सतपुड़ा, ठीक है। और ये जो थोड़ा सा सतपुड़ा के इस साइड का जो भाग है, इसको कहते हैं महादेव पहाड़ियां। ये हो गया सतपुड़ा। देखो राजपीपला, राजपीपला से पूर्व में सतपुड़ा, सतपुड़ा से पूर्व में ये हो गई महादेव, थोड़ी ऊपर तक भी है और कुछ सतपुड़ा भी आगे जाती है। फिर ये आ गई मेकाल, मेकाल की पहाड़ियां। मेकाल की पहाड़ियां आगे जाएगी तो यहां आ जाएगा छोटा नागपुर का पठार, और ये ऊपर पड़ती है विंध्यनवाड़ा, ये कैमूर की पहाड़ियां, ये विंध्यन में आएगी। वो बटनेर की पहाड़ियां और कैमूर की पहाड़ियां, ये अपन ने विंध्यन क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ा था, ठीक है। तो अब आपको इसकी लोकेशन समझ में आ गई। यदि पश्चिम से पूर्व में आपका क्रम पूछे सतपुड़ा का, तो राजपीपला, सतपुड़ा, महादेव और मेकाल। कैमूर इसमें नहीं आएगा, ध्यान रखना। कैमूर है वो विंध्यन में आता है। विंध्यन का भी अपना क्रम है। विंध्यन है, बटनेर है, कैमूर है और पार्श्वनाथ है, ये विंध्यन का क्रम है। उसके बाद वापस अपन अपने चैप्टर पे आ जाते हैं। ये विस्तार की बात हो गई। उसके बाद पूर्वी सीमा है वो राजमहल की पहाड़ियों तक जाती है। पूर्व में आगे राजमहल की पहाड़ियों तक जाएगी। हालांकि राजमहल की पहाड़ियां इसका हिस्सा नहीं है, बट आप यूं लिख सकते हैं छोटा नागपुर के पठार तक इसका विस्तार पाया जाता है। एक प्रश्न एक बार पूछा गया था, इसका अक्षांशीय विस्तार, तो आप लिखिए 21 से 24 डिग्री अक्षांश के बीच में इसका जो विस्तार है वो 21 से 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश, नॉर्थ अक्षांश, ये इसका विस्तार है। हालांकि यह काफी डीप प्रश्न है, फिर भी अपन को ध्यान रखना है कि 21 डिग्री उत्तर से शुरू होकर 24 डिग्री उत्तर तक इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है। औसत ऊंचाई 770 मीटर है। एवरेज ऊंचाई इसकी है वो 770 मीटर है। अब इनकी चोटियों के कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, तो नेक्स्ट आप एरो करके लिखो। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। धूपगढ़ के कोष्टक में लिख देना 1350 मीटर। क्लियर हुआ? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो 1350 मीटर है। इसके अलावा मेकाल पहाड़ी इसका दूसरा शिखर है, तो मेकाल अपने आप में एक चोटी है। फिर एक नीचे एरो करके लिखो, सतपुड़ा की महत्वपूर्ण चोटी में अमरकंटक है जो 1067 है। सतपुड़ा में ही एक और चोटी है अमरकंटक, जहां से नर्मदा निकलती है, 1067 मीटर। कई बार यह पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से नहीं, अमरकंटक चोटी है, सतपुड़ा, विंध्यन, महादेव, मेकाल, तो अपन कंफ्यूज हो जाते हैं भाई ये कहां की है। तो अमरकंटक है वो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, और इसकी जो ऊंचाई है वो 1067 मीटर है। यहीं से नर्मदा और सोन निकलती है। इसी अमरकंटक से नर्मदा निकलती है जो पश्चिम की ओर जाती है। नर्मदा के आप कोष्टक में लिख देते हो पश्चिम की ओर, और यहीं से सोन निकलती है
जो पूर्व की ओर जाती है। और नीचे स्टार लगा करके लिखो, अमरकंटक अरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है। अमरकंटक अरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है। आपने डेरेन सिस्टम पढ़ा होगा, छोटे बच्चों ने नहीं पढ़ा है लेकिन बड़े बच्चों ने जरूर पढ़ा होगा। और ये अफवाह तंत्र में क्या होता है कि एक ही चोटी से निकल करके नदियां भिन्न भिन्न दिशाओं में जाती हैं। जैसे इस चोटी से एक नदी निकल करके इस साइड में जा रही है और दूसरी नदी निकल करके उस साइड में जा रही है, कोई नदी निकल करके इस साइड में आ रही है। ये कहलाता है अरीय अफवाह तंत्र, जिसमें नदियां एक चोटी से निकल करके बाहर की तरफ जाती है। अरीय अफवाह तंत्र हमेशा एक पहाड़ी के चारों ओर पाया जाता है। अरीय अफवाह तंत्र का उल्टा होता है अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र, जहां आसपास से होकर नदियां एक जगह अपना जल डालती है। तो वो कोई झील हो सकती है, हालांकि एक चैप्टर अलग है हो इससे। वो कोई झील हो सकती है जहां अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र पाया जाता है, जहां चारों ओर से नदियां आकर के उसमें अपना जल डालती है। तो अमरकंटक एक प्रकार के अरीय अफवाह तंत्र का उदाहरण है, जिसके पश्चिम से नर्मदा निकलती है और उसके पूर्व से है वो सोन निकलती है। इसके अलावा दक्षिण ढालों से वैनगंगा, वर्धा और ताप्ती भी बहती। ये भी एक अमरकंटक के दक्षिण ढाल से कुछ और नदियां बहती है। यहां के दक्षिण ढाल से आपको ताप्ती मिलेगी और इसी के दक्षिण ढाल से आपको वैनगंगा मिलेगी, वैनगंगा, और यहीं दक्षिण ढाल में आपको वर्धा मिलेगी। बहुत ही सुंदर ये अमरकंटक कह दें या सतपुड़ा कह दें, बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल है एक प्रकार के अरीय अफवाह तंत्र का, जहां चारों तरफ नदियां बहती है। इधर वैनगंगा और वर्धा बह रही है, इधर नर्मदा बह रही है और उधर जाकर के सोन जा रही है। और यहाँ एक मध्य प्रदेश का महत्वपूर्ण स्वास्थ्यवर्धक या सौंदर्य शहर भी स्थित है, या यूं कह सकते हैं पर्यटक स्थल भी स्थित है, जिसका नाम है पंचमढ़ी। तो स्टार लगा करके लिख दीजिए, पंचमढ़ी यहीं पर स्थित है। पंचमढ़ी यहीं पर स्थित है, जो मध्य प्रदेश का एक पर्यटन स्थल है। लिख दिया। जहां तक मैं समझता हूं विंध्याचल के सतपुड़ा के संपूर्ण चीज को हमने शामिल किया है। फिर भी यदि कोई सामग्री पीछे रहेगी, मुझे जहां भी जब भी समझ में आएगा मैं आपको नोट करवाने की कोशिश करूंगा। तो ये हमारा हो गया दक्कन के पठार का एक पार्ट। कौन सा? सतपुड़ा। नेक्स्ट हेडिंग डालिए महाराष्ट्र का पठार। नेक्स्ट हेडिंग महाराष्ट्र का पठार। महाराष्ट्र का पठार। ये मुख्यतः दक्कन ट्रेप है। देखिए, ये मुख्यतः दक्कन ट्रेप है, जहां लावा की तहें पाई जाती, तहें मतलब सतहें पाई जाती है। ये मुख्यतः दक्कन ट्रेप है, जहां लावा की तहें पाई जाती है। उत्तर में ताप्ती बेसिन है। महाराष्ट्र पठार के उत्तर में ताप्ती बेसिन है। दक्षिण में ताप्ती का ढाल, दक्षिण में ताप्ती बेसिन का ढाल मंद है। दक्षिण में ताप्ती बेसिन का ढाल मंद है। संपूर्ण महाराष्ट्र में यह क्षेत्र फैला हुआ है। संपूर्ण महाराष्ट्र में, स्टेट की बात कर ले तो बस महाराष्ट्र आ जाएगा।
संपूर्ण महाराष्ट्र में ये क्षेत्र फैला हुआ है। इसमें ज्यादा आपको ध्यान नहीं रखना, एक चीज ध्यान रखनी है कि उत्तर में ताप्ती बेसिन आता है इसके, यानी उत्तर में इसकी सीमा है वो ताप्ती लगती है। ताप्ती का यदि महाराष्ट्र के पठार के ताप्ती की साइड का भाग देखें तो ताप्ती के साइड में इसकी ढाल तीव्र है, जबकि दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र के पठार के आएंगे तो वहां ढाल है वो धीमा हो जाता है। हालांकि ये इतना क्वेश्चन का चांसेस तो कम बनता है, बट कभी कभार ढाल के संदर्भ में पूछा जा सकता है। तो ये जो महाराष्ट्र का पठार है इसका ताप्ती साइड में अर्थात उत्तर के भाग का ढाल है वो तीव्र है, जबकि दक्षिण के भाग का ढाल है वो मंद है। इसे 5 भागों में बांटा जा सकता है, यानी इसके 5 छोटे प्रदेश किए जा सकते हैं पूरे महाराष्ट्र पठार के। अब कई बार बड़े एग्जाम में ये पूछा जाता है, जैसे किसी एक इकाई का नाम ले लिया, जैसे कह दिया गोदावरी घाटी, गोदावरी घाटी हिस्सा है। फिर जैसे आ गया महाराष्ट्र का पठार, सतपुड़ा का पठार, अजंता श्रेणी, इस तरीके से आ गया। तो वहां हमें थोड़ा सा ये ध्यान लगाना है कि भाई हमने पढ़ा है कि गोदावरी बेसिन है वो महाराष्ट्र के पठार का हिस्सा है। तो आप 5 भाग लिख दीजिए। नंबर 1 अजंता की पहाड़ी, 1 नंबर पे आपके आ जाएगी अजंता की पहाड़ी, मानचित्र में मैंने सारी बताई है आपको। नंबर 2 पे लिख दीजिए गोदावरी घाटी, नंबर 2 पे गोदावरी घाटी। उसके बाद नंबर 3 पे आप लिख दीजिए अहमदनगर बालाघाट पठार, अहमदनगर, ये थोड़ा अच्छा नाम है, अहमदनगर बालाघाट पठार। और नंबर 4 पे आप लिखिए भीमा बेसिन। नंबर 3 पे अहमदनगर बालाघाट पठार, नंबर 4 पे भीमा बेसिन, और नंबर 5 पे महादेव उच्च भूमि। नंबर 5 पे आप लिख दीजिए महादेव उच्च भूमि। ये 5 चीजें हैं, 5 नाम हैं, ये अच्छी तरीके से आपको याद रखना है। देखो बालाघाट एक पर्वत श्रेणी भी है, तो कई बार ये पूछा जाता है कि बालाघाट पर्वत श्रेणी स्थित है। इसी में कुछ छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां और है, नीचे स्टार लगा करके लिख दीजिए। यहीं पर हरिश्चंद्र श्रेणी व सतमाला पहाड़ियां स्थित है, मतलब इसी महाराष्ट्र पठार के अंदर हरिश्चंद्र श्रेणी व सतमाला पहाड़ियां स्थित है। एक एक लॉजिकल चीज को हम जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा ये महाराष्ट्र का पठार है। तो ये हो गया आपका महाराष्ट्र का पठार। जहां तक मैं समझता हूं पूर्णतः इसमें कोई चीज अपनी बाकी नहीं रहनी चाहिए। हाँ, नेक्स्ट आप हेडिंग डालिए महानदी बेसिन। ये तो हो गया महाराष्ट्र पठार। उसके बाद आप हेडिंग डालिए महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। अब मानचित्र देखने के बाद आप सबको पता होगा महानदी बेसिन कहाँ है। मानचित्र बताया मैंने, ये छत्तीसगढ़ का इलाका है, अर्थात महानदी का बेल्ट है। स्टार लगा करके लिखिए, इसे छत्तीसगढ़ मैदान भी कहते हैं, इसे छत्तीसगढ़ मैदान भी कहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, महानदी बेसिन को छत्तीसगढ़ मैदान कहते हैं। फिर नीचे एरो करके लिखो, यहां महानदी, शिवनाथ, हसदो व मांड नदियां बहती है। यहां महानदी, इसके अलावा शिवनाथ नदी, हसदो नदी और मांड नदी, ये इन नदियों का क्षेत्र हो गया। यानी ये जो पूरा महानदी बेसिन है
जो केवल महानदी का इलाका नहीं है, बल्कि महानदी और उसकी सहायक नदियां शिवनाथ, हसदो और मांड, ये इस बेसिन, इस क्षेत्र की प्रमुख नदियां हैं। फिर इस पठार की कुछ, इस बेसिन की कुछ बाउंड्री है, वो अच्छी है, लॉजिकल चीज है, तार्किक है। तो सीमा में लिखिए, उत्तरी सीमा पर लोरमी पठार, पेंड्रा पठार, सूरी पहाड़ियां। उत्तरी सीमा पर लोरमी पूरा महानदी बेसिन है। तो इस महानदी बेसिन की उत्तरी सीमा पर आपको एक तो लोरमी पठार मिलेगा, एक आपको मिलेगा पेंड्रा पठार। ये पठारी इलाका है इस बेसिन का। ऐसा नहीं है कि केवल ये नदी नदी का हिस्सा है, कुछ पठारी बेल्ट भी इसमें है। तो लोरमी पठार, पेंड्रा पठार, सूरी व रायगढ़ की पहाड़ियां। इसके अलावा आपको मिलेगा सूरी है, ये लिख दीजिए, और रायगढ़ की पहाड़ियां। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उत्तरी सीमा पे लोरमी, अब जैसे ये आ गया कि लोरमी पठार हिस्सा है या पेंड्रा पठार हिस्सा है, तो अपन ने यदि लोरमी और पेंड्रा पढ़ा ही नहीं है तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये प्रायद्वीपीय पठार में है, दक्कन के पठार में है, मध्यवर्ती उच्च भूमि में है। तो यहाँ अपन को ध्यान रखना, ये महानदी बेसिन के उत्तरी क्षेत्र है, अर्थात उत्तरी सीमा है। लोरमी पठार, पेंड्रा पठार, सूरी की पहाड़ियां और रायगढ़ की पहाड़ियां। पश्चिम हिस्से पे मेकाल श्रेणी मिलेगी। इसका जो पश्चिम भाग है, यहां आपको मेकाल श्रेणी मिलेगी। अब अपन सब जानते हैं मेकाल श्रेणी किसका हिस्सा है, ये सतपुड़ा वाली उसका हिस्सा है। तो ये केवल इसकी बाउंड्री बनाएगा। और उसके बाद दक्षिण सिरे पे मिलेगी राजहरा की पहाड़ियां। दक्षिण सिरे पे आपको मिलेगी राजहरा की पहाड़ियां। डल्ली राजहरा की पहाड़ियां आपको पता होगा, जब आप लो एस्क पढ़ोगे भारत के अंदर, तो वहां ये लो एस्क की महत्वपूर्ण खाने भी है, डल्ली राजहरा की पहाड़ियां। तो ये हो गया इस पठार की सीमा, सॉरी इस बेसिन की सीमा। और ये बेसिन कौन से राज्य में है, ये यदि पूछे तो ये छत्तीसगढ़ स्टेट के अंतर्गत आता है। उसके बाद आप हेडिंग डालिए ओडिशा उच्च भूमि। नेक्स्ट हेडिंग ओडिशा उच्च भूमि। ओडिशा उच्च भूमि। देखिए ये उड़ीसा का हिस्सा है, उड़ीसा राज्य की बात हो रही है, ये उड़ीसा का हिस्सा है। पश्चिम में महानदी बेसिन, उत्तर में छोटा नागपुर पठार। पश्चिम में तो इसके होगा महानदी बेसिन, उत्तर में इसके होगा छोटा नागपुर पठार। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप पूरा लिखना। पश्चिम में महानदी बेसिन, उत्तर में छोटा नागपुर का पठार, दक्षिण पश्चिम में पूर्वी घाट और पूर्व में उत्कल मैदान। यहां तो इसके पड़ेगा पूर्वी घाट, और ये जो एरिया है ये है उत्कल का मैदान। उत्कल मैदान पूर्वी तट है, हो जिसे हम उड़ीसा का मैदान भी कहते हैं, उत्कल तट भी उसको कहते हैं। इसमें स्टार लगा करके एक चीज लिखो, जो एक बार प्रश्न भी पूछा गया था। उड़ीसा के उच्च भूमि के उत्तरी हिस्से में, उड़ीसा उच्च भूमि के उत्तरी हिस्से में मल्यगिरी व मेघसानी शिखर पाए जाते हैं। यहां दो पर्वत शिखर प्रसिद्ध है, एक तो है मल्यगिरी और एक है मेघसानी। इसके उत्तरी हिस्से पे मल्यगिरी व मेघसानी पर्वत शिखर स्थित है। मल्यगिरी के कोष्टक में लिखो 1169, मेघसानी 1157। ये है 1169 और ये है
1157 मीटर। नीचे नोट लगा करके लिखो, मलयगिरी पर्वत श्रेणी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। मलयगिरी पर्वत श्रेणी चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एक बार यूपीएससी में भी पूछा गया था इसको। चंदन के वनों के लिए मलयगिरी या मेला पर्वत भी कहते हैं इसको, मलयगिरी या मेला पर्वत, ये शब्द भी चलता है। तो कई बार अपन देखते हैं कि सब मेला पर्वत तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये कहां से आया। तो ये हो गया आपका ओडिशा की उच्च भूमि। ओडिशा उच्च भूमि के बाद एडिंग डालो दंडकारण्य। नेक्स्ट जो अपना है वो है दंडकारण्य। ये अच्छा है, इसका अपने थोड़ा दिमाग में ये सेट करना है कि भाई दंडकारण्य कौन से राज्यों के अंदर है, तब जाकर के ये बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। थोड़ा दिख तो रहा है सारा। दंडकारण्य में लिखो, ओडिशा, छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश में फैला क्षेत्र। ओडिशा, छत्तीसगढ़ व आंध्र प्रदेश, इन तीनों स्टेटों के सम्मिलन वाला यह क्षेत्र है, यानी जहां ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश मिलता है। इसमें देखो ओडिशा का कोरापुट और कालाहांडी जिला आएगा मूल रूप से। आप यदि लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ओडिशा के आगे ओडिशा का कोरापुट, कोलापुट नहीं हो, कोरापुट, लो एस के लिए और मैग्नीज के लिए भी अच्छा चर्चित है। कोरापुट व कालाहांडी जिला, और छत्तीसगढ़ में लिख दो बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ का बस्तर जिला, और आंध्र प्रदेश का पूर्वी गोदावरी। आंध्र प्रदेश के आगे लिखो पूर्वी गोदावरी, विशाखापट्टनम और श्रीकाकुलम। श्रीकाकुलम, ये 3 जिले हैं वो आंध्र प्रदेश के आते हैं। भले ये जिले इतने महत्वपूर्ण नहीं रखते हैं बड़े एग्जामों में, तो वहां आपको ध्यान रखना है कि दंडकारण्य है कहां, इतना क्लियर हो जाए तो बढ़िया। तो ये 3 स्टेटों के अंदर फैला हुआ है, लगभग 89,078 वर्ग किलोमीटर में। स्टार लगा करके लिखो, 89,078 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक कटाफटा ऑब्लिक विषम कर दो, कटाफटा ऑब्लिक विषम पठार है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। इस पूरे दंडकारण्य क्षेत्र को 2 भागों में बांटा गया है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बाई नंबर लिखिए आप। नंबर 1 दंडकारण्य उच्च भूमि, नंबर 1 में लिख दीजिए दंडकारण्य उच्च भूमि, और नंबर 2 में लिख दीजिए दंडकारण्य घाट। नंबर 2 में लिख दीजिए दंडकारण्य घाट। 1 में हो गया दंडकारण्य उच्च भूमि और 2 में हो गया दंडकारण्य घाट। जो उच्च भूमि है, नीचे स्टार लगा करके लिखो, उच्च भूमि में बस्तर पठार आता है। उच्च भूमि में बस्तर पठार, ये छत्तीसगढ़ वाला इलाका है। उच्च भूमि में बस्तर पठार आता है, जबकि घाटों में कालाहांडी का पठार आता है। घाट में आ जाएगा आपका कालाहांडी पठार। तो अब जैसे बस्तर पठार और कालाहांडी पठार किसका हिस्सा है? दंडकारण्य का। समझ गए? इसके अलावा लिखो, उत्तर पश्चिम में कांकेर बेसिन स्थित है। स्टार लगा करके, उत्तर पश्चिम में कांकेर बेसिन नदी क्षेत्र है ये, उत्तर पश्चिम में कांकेर बेसिन स्थित है। तो ये हो गया कि कांकेर बेसिन कहां मिलता है? दंडकारण्य के अंदर मिलता है। इसके अलावा कांकेर बेसिन के कोष्टक में लिखो, छत्तीसगढ़ मैदान का दक्षिण विस्तार है। छत्तीसगढ़ मैदान यानी वो जो महानदी बेसिन था ना, उसका ये दक्षिणी विस्तार है। छत्तीसगढ़ मैदान का दक्षिणी विस्तार है।
और नीचे एरो करके लिखो, इस प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग में मलकानगिरी पठार है। दक्षिण पश्चिम भाग में मलकानगिरी, मलयगिरी नहीं है हो, ये मलकानगिरी पठार है। इसके दक्षिण पश्चिम भाग में मलकानगिरी पठार स्थित है। अब आपको ये दंडकारण्य पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब एक मैं आपको सलाह दूंगा, पूरा आप अपने हिसाब से एक नक्शा सेट कर लें, मानचित्र बना लें या इसका एक रेखा ग्राफ बना लें, जिसमें उच्च भूमि बस्तर पठार एक तरफ लिख दे, बस्तर पठार जो छत्तीसगढ़ की साइड में है, और उड़ीसा की साइड में लिख दे कालाहांडी पठार। इस प्रदेश के उत्तर पश्चिम में आप लिख दे कांकेर बेसिन, जो छत्तीसगढ़ साइड में होगा क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के मैदान का निचला इलाका है। और दक्षिण पश्चिम में जो आंध्र प्रदेश वाला वो इलाका है, वह मलकानगिरी पठार स्थित है। इस तरीके से आप मानचित्र बना करके और इस पूरे को अपने दिमाग में सेट कर सकते हैं। समझ गए? ये हो गई आपकी दंडकारण्य या दंडकारण्य भूमि कह सकते हैं। उसके बाद में तेलंगाना व आंध्र का पठार, तेलंगाना कोष्टक में कर दो आंध्र का पठार, या तेलंगाना का पठार लिखो तो भी चलेगा। नेक्स्ट आप लिखो तेलंगाना का पठार, कोष्टक में आंध्र पठार। देखो इसे दो इकाइयों में बांटा गया है, इसे दो इकाइयों में बांटा गया है, तेलंगाना का पठार व रायलसीमा उच्च भूमि। तेलंगाना का पठार व रायलसीमा उच्च भूमि। देखो यदि इसको अपन अलग अलग पढ़ें, कई बार कुछ किताबें अलग अलग भी लिखती है, तेलंगाना का पठार अलग लिखती है, रायलसीमा का पठार अलग लिखती है, बट तेलंगाना पठार के ऑब्लिक में अपन ने आंध्र पठार करके लिया है, तो ये पूरा हिस्सा भी हो गया। तेलंगाना के अंदर इसको तेलंगाना पठार कहेंगे और आंध्र में इसको रायलसीमा पठार कहेंगे। इस पठार का ढाल पूर्व की ओर है, बाकी इसमें कोई मुझे ज्यादा प्रश्न नजर नहीं आ रहे हैं। इस पठार का जो ढाल है वो पूर्व की ओर है। ये एक समतल पठार है, इतना आप लिख सकते हैं, ये एक समतल पठार है। समतल इसलिए मैं ये भी मान सकता हूं कि गोदावरी बेसिन यहाँ पड़ता है, और गोदावरी बेसिन एक ओल्ड बेसिन है, पुराना बेसिन है, तो उसने लगभग अपरदत करके और उस क्षेत्र को समतल बना दिया है। तो हमें थोड़ा ये भी ध्यान रखना है कि एक प्रकार की समतल बेसिन है। नीचे एक एरो करके लिख सकते हो कि रायलसीमा पठारी क्षेत्र आंशिक आंध्र प्रदेश व आंशिक तमिलनाडु में पड़ता है। ये रायलसीमा का जो पठारी क्षेत्र है ये आंध्र प्रदेश में भी पड़ेगा और तमिलनाडु में भी पड़ेगा। ये बात मैंने इसलिए लिखाई है कि कई बार हमारे दिमाग में रहता है कि रायलसीमा मतलब आंध्र प्रदेश, रायलसीमा मतलब आंध्र प्रदेश। कई बार जैसे एग्जाम में आ जाता है कि रायलसीमा पठारी क्षेत्र में सम्मिलित या रायलसीमा पठारी क्षेत्र आता है, और उसमें आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कर्नाटक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश कर्नाटक ऐसे विकल्प आते हैं। तो वहां हमें थोड़ा ध्यान रखना होता है कि भाई ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों के अंदर फैला हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए कर्नाटक का पठार, ये पूरा हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अपनी हेडिंग डालो कर्नाटक का पठार। अब लगभग अपन चारों तरफ से पढ़ते हुए आ चुके हैं। अब कर्नाटक और तमिलनाडु ये दो क्षेत्र रहे हैं, तो इन दोनों पठारों पर भी डिस्कस कर लें। हालांकि पूर्वी घाट और पश्चिम घाट ये नेक्स्ट क्लास में होगा, तो आप हेडिंग डालिए फटाफट कर्नाटक का पठार। ये कर्नाटक व केरल के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। ये कर्नाटक व केरल के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है।
तो यहां से एक प्रश्न क्लियर हो गया कि कर्नाटक का पठार आपको कहाँ मिलेगा, ये एक तो कर्नाटक में मिलेगा और केरल के कुछ हिस्सों में मिलेगा। औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर, हालांकि एक बार पूछा गया इसलिए मैं लिखवा रहा हूं। औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर। बाकी आंकड़े कम ही पूछे जाते हैं, मैं आप पर ज्यादा इतना बोझ नहीं दूंगा। बट जब भी मैं इस स्टडी मटेरियल को तैयार करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि इस स्टडी मटेरियल्स के इर्द गिर्द जो स्टैंडर्ड एग्जाम हुए हैं उनमें कुछ प्रश्न पूछा गया है कि नहीं पूछा गया है। तो फिर जहां पर भी मुझे आंकड़े लगते हैं तो मैं आपको आंकड़ा बता देता हूं, इसका आंकड़ा एक बार पूछा गया था। तो कर्नाटक के पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। उसके बाद देखिए मुल्यानगिरी यहां का महत्वपूर्ण शिखर है। मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी, मलकानगिरी नहीं है हो और मलयगिरी भी नहीं है। ये कंफ्यूजन करते हैं इसीलिए मैंने लिखाया है। मलकानगिरी अलग है, मलयगिरी अलग है और मुल्यानगिरी अलग है। तो मुल्यानगिरी यहां का शिखर है जो 1925 मीटर ऊंचा है और बाबा बुदन की पहाड़ियों में मिलेगा। ये 1925 मीटर ऊंचा है। और यहीं पर एक दूसरा और शिखर है कुंद्रेमुख, आगे क्वेश्चन में लिख देना, ये बाबा बुदन की पहाड़ियों में स्थित है। बाबा बुदन की पहाड़ियों में स्थित है। आपको पता है बाबा बुदन की पहाड़ियों में ही एक पर्वत शिखर है जिसको कुंद्रेमुख नाम से जाना जाता है। तो यहां का दूसरा शिखर कुंद्रेमुख है जो 1892 मीटर है, जो 1892 मीटर है, जो लो अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। ये भी लिख दीजिए आप, लो अयस्क उत्पादन हेतु चर्चित है। कुंद्रेमुख बाबा बुदन की पहाड़ियों में स्थित है और यहां पर बड़ी मात्रा में लो अयस्क निकाला जाता है। उसके बाद लिखिए इस कर्नाटक के पठार को 3 भागों में बांटा जा सकता है। तीन भागों में बांटा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुंद्रेमुख का थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये लो अयस्क वाले में आएगा। ये इसलिए आएगा कि दक्षिण भारत में कर्नाटक एकमात्र स्टेट है जो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में अच्छा लोहा पैदा करता है। कर्नाटक का सर्वाधिक लोहा कुंद्रेमुख से निकाला जाता है और यहाँ का लोहा है वो मंगलोर बंदरगाह से होकर के फॉरेन में भेजा जाता है। ये अपन जब अयस्क खनिज पढ़ेंगे या इंडस्ट्री पढ़ेंगे उस समय इसको पढ़ेंगे, तो थोड़ा अभी से अपने दिमाग में बिठा लेना कि कुंद्रेमुख इंपॉर्टेंट है। हाँ, इसे 3 इकाइयों में बांटा गया है। एक है मलनाड, दूसरी है उत्तरी उच्च भूमि और तीसरी है दक्षिण उच्च भूमि। एक तो है मलनाड, ये अच्छा बिंदु है। दूसरा है उत्तरी उच्च भूमि और तीसरा है दक्षिणी उच्च भूमि। अब ये चीज मेरा लिखवाने का औचित्य ये हुआ कि अब मलनाड शब्द यहां से निकल गया। मतलब एक इंपॉर्टेंट शब्द आ गया कि मलनाड का पठार या मलनाड की भूमि कहां स्थित है, तो ये कर्नाटक के पठार का हिस्सा है। तो इसे 3 भागों में बांटा गया है। मलनाड एक पहाड़ी प्रदेश से, ध्यान रखना हो, ये एक प्रकार का पहाड़ी प्रदेश है। तो कई बार ये पूछा जाता है कि मलनाड की पहाड़ियां कहां स्थित है, तो ये आपको कर्नाटक में मिलेगी, अर्थात कर्नाटक पठार के अंदर मिलेगी। इसके अलावा जो उत्तरी उच्च भूमि है वो एक पठारी बेल्ट है, काफी चौड़ा पठार है। और जो दक्षिण का भाग है, हाँ उत्तरी वाले में आप एक ध्यान रखना, कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां हैं वो यहीं से बहती है। कृष्णा और तुंगभद्रा नदियां। मलनाड पहाड़ी बेल्ट हो गया, उत्तरी उच्च भूमि एक पठारी बेल्ट है,
इसी कर्नाटक के पठार के उत्तरी उच्च भूमि पे कृष्णा और तुंगभद्रा के बेसिन आते हैं, जबकि जो दक्षिणी उच्च भूमि है जिसे मैसूर पठार कहते हैं, इसके जो दक्षिणी उच्च भूमि है या मैसूर पठार स्थित है, इसे मैसूर पठार ही कहते हैं, और यहां पर है वो कावेरी नदी का प्रवाह पाया जाता है। कितनी सुंदर बातें निकल करके आ गई। पूरे कर्नाटक के पठार की 3 भौगोलिक संरचनाएं हम डिवाइड कर सकते हैं। मलनाड की भूमि, उत्तरी उच्च भूमि और दक्षिण उच्च भूमि। मलनाड पहाड़ियां है, उत्तरी उच्च भूमि समतल पठारी प्रदेश है जहां कृष्णा और तुंगभद्रा बेसिन मिलेंगे, और दक्षिणी पठार है वो मैसूर के पठार के नाम से, या दक्षिणी उच्च भूमि है जो मैसूर के पठार के नाम से जानी जाती है, जहां कावेरी बेसिन पाया जाता है। क्लियर हुआ? उसके बाद नेक्स्ट आप लिख दीजिए तमिलनाडु का पठार। तमिलनाडु का पठार। आज की क्लास का ये अंतिम टॉपिक है तमिलनाडु का पठार। तमिलनाडु के पठार को लिखिए, दक्षिणी सह्याद्री और तमिलनाडु मैदान के मध्य स्थित है। इसका जो विस्तार है दक्षिणी सह्याद्री से तमिलनाडु मैदान के मध्य। तमिलनाडु मैदान कौन सा? तटीय मैदान। तमिलनाडु मैदान के मध्य स्थित है। हालांकि ये तो ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं, बट लोकेशन मैंने आपको बता दी। दक्षिण सह्याद्री मतलब नीलगिरी वाला वो क्षेत्र है, वहां से लेकर के और पूर्वी तट जो तमिलनाडु का तट है उसके बीच में ये मिलेगा। इसे 2 भागों में बांटा गया है या बांटा जा सकता है। इसको 2 भौगोलिक इकाइयों में बांटा जा सकता है। यहीं से कुछ शब्द निकल करके आएंगे और फिर वो जस्टिफाई, उसे भी हमें जस्टिफाई करना है कि ये शब्द या ये भूमियां है वो किस पठारी प्रदेश का हिस्सा है। एक तो है तमिलनाडु की पहाड़ियां और दूसरा है कोयम्बटूर मदुरई उच्च भूमि। एक तो आपको मिलेगा तमिलनाडु की पहाड़ियां, तमिलनाडु की पहाड़ियां, और दूसरा आप लिख दो कोयम्बटूर मदुरई उच्च भूमि। तमिलनाडु की पहाड़ियां और दूसरा पार्ट हो गया कोयम्बटूर मदुरई उच्च भूमि। पहाड़ियों के आगे एरो करके लिख दो जावादी, सेवराय, कलरायन और पंचमलाई। इसमें आपकी आएगी जावादी, सेवराय, कलरायन और पंचमलाई। ये इंपॉर्टेंट है हो, ये तमिलनाडु के पठारी इलाके में पाई जाने वाली पहाड़ियां हैं। और जो तमिलनाडु की उच्च भूमि है उसमें वेगाई और ताम्रपर्णी बेसिन आता है। इसके अंदर वेगाई नदी का बेसिन आएगा और ताम्रपर्णी बेसिन आएगा। ये 2 नदी क्षेत्र है जो कोयम्बटूर मदुरई उच्च भूमि में आएंगे। वैसे मैं पूर्वी घाट पढ़ाऊंगा, उस समय इन पहाड़ियों का हम सीक्वेंस भी देखेंगे। कुछ पहाड़ियां जो पूर्वी घाट के हिस्से में है, ये मिला करके एक सीक्वेंस बनता है। ये दोनों ही बहुत ही अच्छे प्रश्न है हो, ये पहाड़ियों वाला और ये नदी बेसिन वाला। इस तरीके से ये हमारा दक्कन के पठार के महत्वपूर्ण पार्ट हो गए, जिसमें पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को छोड़ करके बाकी दक्कन के पठार का पूरा पूरा इलाका क्लियर हो गया। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर, अगली क्लास के अंदर हम पश्चिम घाट और पूर्वी घाट को समझेंगे। धन्यवाद।